आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब तक इस प्रोग्राम में जहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से एक रिपोर्ट इजराइल के हवाले से जारी कर दिया गया, जहाँ उन्होंने इजराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि गजा के अंदर जिस तरह से कार्रवाइयां इजराइल की जानिब से की जा रही हैं, इस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इल्जाम लगाया है कि इजराइल गजा में जंग के दौरान गजा की पट्टी में नस्ल कुशी को अंजाम दे रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इजराइल ने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसमार करके खुराक, अद्वियात और दीगर इमदाद की तरसील को रोकते हुए जानबूझकर फलस्तीनियों को तबाह करने की कोशिश की है। इंसानी हुकूक के ग्रुप ने मशरिक वस्ता में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि इजराइल की जानिब से इस तरह के इकदामात पर हमास के इजराइल पर हमले या शहरी इलाकों में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी का जवाब पेश नहीं किया जा सकता। एमनेस्टी ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के दीगर इत्तेहादी भी नस्ल कुशी में मुलविस है। बाज़ाब्ता तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से इस हवाले से रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। इंसानी हुकूक के ग्रुप ने अमेरिका से इजराइल को हथियारों की तरसील रोकने का मुतालबा किया है। इजराइल ने अपने खिलाफ नस्ल कुशी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल इजराइल ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के जरिए वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साबिक वज़ीर दिफा पर गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब करने के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया है। एमनेस्टी ने इजराइल पर 1951 के नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करने का भी इल्जाम आयद किया है। एमनेस्टी ने कहा है कि उसने 7 अक्टूबर 2023 से जुलाई के अव्वल के दरमियान गजा में इजराइल के तर्ज अमल के मजमूई अंदाज का तजिया किया है और उसके साथ साथ ही एमनेस्टी के मुताबिक इसके तजिए में ये बात सामने आई है कि इजराइल ने गजा में फलस्तीनियों पर जानबूझकर जिंदगी के हालात मुसल्लत किए हैं। उसका मकसद वक्त के साथ साथ उनको तबाही की तरफ ले जाना। एमनेस्टी के मुताबिक इजराइल की उन कार्रवाइयों में घरों, खेतों, अस्पतालों और पानी की सहूलियात को तबाह करना, बड़े पैमाने पर इनखला के अहकामात और इंसानी इमदाद और दीगर जरूरी खदमात पर पाबंदी लगाना शामिल है। इंसानी हुकूक के ग्रुप ने जंग के आगाज से लेकर अप्रैल तक 15 फिजाई हमलों का भी तजिया किया है, जिसमें 141 बच्चों समेत कम अज कम 334 शहरी हलाक और सैकड़ों दीगर अफराद जख्मी हुए थे। ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कोई सबूत नहीं मिला कि किसी भी हमले का मकसद फौजी मकासद के लिए था। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा में जंगबंदी के लिए उन्होंने सफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के नामजद एलची बराए मशरिक वस्ता ने कतरी और इजरायली वज़राए आज़म से मुलाकात की है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के नामजद एलची बराए मशरिक वस्ता का कहना है कि ट्रंप खलबरदारी से कबल गजा इजराइल की जंगबंदी का मुआहदा चाहते हैं। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि गजा में जंगबंदी के लिए नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के नामजद एलची बराए मशरिक वस्ता से राब्ते में नहीं है फिलहाल, लेकिन अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि बाइडेन टीम ने ट्रंप की टीम को गजा मुज़ाकरात से मुत्तलिक आगाह कर दिया है, लेकिन दोनों फरीक बराह रास्त एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक जराये का कहना है कि 20 जनवरी को ट्रंप की खलबरदारी से कबल जंगबंदी का मुआहदा चाहते हैं। इस सिलसिले में लगातार तेज कोशिशें सफारती सतह पर नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही है और खलबरदारी जो अगले साल 25 या 20 जनवरी से खलबरदारी की तकरीब मुनक्कद होगी, इससे पहले ही ट्रंप जो अमेरिका के नौ मुंतखब सदर हैं चाहते हैं कि गजा और इजराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा हो। सिक्किम सऊरा का आज 42वां सालाना दिन मनाया गया है, जिस दौरान वहां एक तकरीब भी मुनक्कद हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला,
तालीम, सेहत और समाज बहबूद की वजीर सकीना मसूद यत्तू, सेक्रेटरी हेल्थ सर्विस कश्मीर सईद आबिद रशीद, डायरेक्टर सिक्किम और डॉक्टर और अस्पताल अमले के अलावा इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने जम्मू कश्मीर की आवाम की तबी खदमात फराहम करने में एक बेहतर रोल अदा किया, जबकि इस इंस्टीट्यूट में अभी भी दीगर सहूलियात को बहम रखने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने सऊरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की खुद मुख्तारी बहाल करना कहा कि अव्वलीन उनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा है कि रियासती दर्जे की बहाली की खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि अब मौका आ गया है कि मरकजी हुकूमत लोगों से किए गए उस वादे को अमली जामा पहनाए। मुल्क की कदीम मसाजिद और दूसरे मुकद्दस मकामात में सर्वे कराने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा आईन हर किसी मजाहिब के मानने वालों को आज़ादाना जिंदगी गुजारने की जमानत देता है, लिहाजा सेक्युलरिज्म के इस बुनियादी उसूल को बरकरार रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। I won't be able to. यहाँ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का आज एनुअल डे मनाया जा रहा है, 42nd एनुअल डे। ये अस्पताल बना था इस मकसद से कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इलाज हासिल करने के लिए पीजीआई, एम्स वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े, और इस अस्पताल ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत खिदमत की है। लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, जैसे कि आज प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर साहब ने भी उनका जिक्र किया। एक तो स्किम्स की जो खुदमुख्तारी थी, वो खुदमुख्तारी इनसे ली गई, उसको दोबारा बहाल करना है। इनका अपना इंजीनियरिंग विंग था, उसको वापस बहाल करना है। इनकी प्रोक्योरमेंट मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के जरिए होती है, लेकिन उसमें डिलेज बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ही प्रोक्योरमेंट करे, लेकिन वक्त की उसमें सीमा होनी चाहिए, वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आज कहा, जहाँ पे भी हम स्किम्स की मदद कर सकेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो मरीज हैं वो यहीं इलाज हासिल कर सकें और उनको दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़ वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े, यही हमारी कोशिश होगी। होगा कई सारे और भी डेट्स हैं जो मालूम है, कई सारे और भी डेट्स हैं, लेकिन अब हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। सुनिए ना, हमें फिलहाल बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, हमें वो लड़ाई लड़नी है। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया, हमारे साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान और उसके बाद असेंबली इलेक्शन के दौरान, इन दोनों इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं पे भी शिकायत नहीं आई कि उनको मजबूरन पोलिंग बूथ में लेके उनसे वोट डलवाए गए। अपनी मर्जी से गए, उन्होंने इस इलेक्शन को कामयाब किया, इस उम्मीद के साथ कि उनके साथ जो वादे किए गए, बिलखसूस रियासत का दर्जा वापस मिलने का, वो हमें वापस मिलेगा। अब वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र, झारखंड, इन चीज़ों में थोड़े बिजी थे, अब उनको वहाँ से फुर्सत मिली है, तो अब उनसे बात की जाएगी ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले। इस मुल्क में हर किसी मजहब के लोगों को रहने की खुली छूट है। हमारे आईन में एक लफ्ज है सेक्युलर, जब तक वो लफ्ज हमारे आईन में है, उसका मतलब ये है कि हमारा मजहब कोई भी हो, या हमारा मजहब अगर हम किसी भी मजहब को ना माने, तब भी हमारा इस मुल्क में आजादी से रहने का हक है। अब ये क्यों एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे दरसगाहों को, हमारी मस्जिदों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? मैंने बार बार ये कहा है, ठीक है ना, आप कहते हो आप मुसलमानों को अपीज नहीं करोगे, मत करिए अपीज, हम अपीजमेंट नहीं मांगते, लेकिन अपीजमेंट ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें निशाना बनाइए। डोंट टारगेट अस इन द नेम ऑफ नॉट अपीजिंग अस, डोंट विक्टिमाइज अस। गोइंग ऑफ
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू का दौरा किया और किश्तवाड़ रोड हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की आदत की है। दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला ने जख्मियों से भी बातचीत की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि उन्हें बेहतर तबी इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि उनका बेहतरीन इलाज फराहम करने के लिए अस्पताल इंतजामिया को भी हिदायत दी है। दौरे के दौरान डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर और दीगर अफसरान भी नायब वज़ीर आला के हमरा थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम को मिटाने से मसले हल नहीं होंगे, बल्कि वक्त आने पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम विलादत पर जरूर छुट्टी होगी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत है, लोग सड़क, पीने और बिजली के साथ साथ पीने के पानी से भी महरूम हैं, जिस पर काम करने की ज़रूरत है और लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। छुट्टी कोई कैंसिल नहीं, जिन्होंने छुट्टी कैंसिल की तो क्या ले लिया जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारे लीडरों की जितनी इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर उससे दुगनी ताकत में बाहर आएगा। आज ये सरकार जो बनी है ये उसी का जवाब है। लोगों ने कहा छुट्टियां काटने से कुछ नहीं बनेगा, शेर कश्मीर के नाम को मिटाने से कुछ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बेरोजगार बच्चों की रोजगार की बात करिए, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात करिए। आज हॉस्पिटलों की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, करप्शन की हालत क्या है, दरिया आपके बिक गए हैं। तो लिहाजा ये चीजें जो चीजें आज हम कंट्रोल कर रहे हैं, मजा तब था जिन्होंने छुट्टी काटी वो चीजें ये बदलाव ले आते, वो तो नहीं ला सके। हम बदलाव भी लाएंगे और शेर कश्मीर की छुट्टी भी वापस लाएंगे, ये आपसे कह के जा रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चाहे हिंदुस्तान हो या देश दुनिया जहां भी हो, हर आदमी को जीने का हक है और जीने का हक यह है कि उसको जहां तक ताल्लुक है सरकारों का काम है उनको हिफाजत देना। तो लिहाजा हम यही कहेंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अगर नाजायज लोगों को क्यों मारा जा रहा है और नाजायज लोग नहीं मरने चाहिए। जिस तन लागे हो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। बात है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बेरोजगार है, बात है कि जम्मू कश्मीर में पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं, सड़कें नहीं। ये 6 साल में जो सरकार हमसे पहले रही उसने क्या किया, कितनी करप्शन की। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने आज मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स का दौरा किया ताकि पिछले कुछ सालों से जारी तहफ़्फ़ुज़ के कामों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। इस मौके पर उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर, सेक्रेटरी RNP, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी, डिप्टी कमिश्नर जम्मू के अलावा दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने कम्प्लेक्स की मुख्तलिफ हेरिटेज इमारतों का दौरा किया और वहाँ किए जा रहे कामों का नोटिस लिया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिक़ा हुक्काम पर इस बात पर जोर दिया कि वो कम अज़ कम वक्त के अंदर इसे मुकम्मल करने के लिए वहाँ काम को मज़ीद तेज़ करे और उन्हें कहा है कि सकाफती वर्से की बहाली एक तकनीकी काम है जिसके लिए मुस्तैदी और इंतहाई पेशेवर अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि काम को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है और उम्मीद जाहिर की है कि इस वक्त जो तज़ीन और आराइश के काम किए गए हैं वो अगले 2 सालों में मुकम्मल हो जाएंगे ताकि इस कम्प्लेक्स को देखने के लिए का पुरकशिश मकाम बनाया जा सके। ये मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के माध्यम से इस मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का कंजर्वेशन का काम चल रहा है कई सालों से। तो इसमें काफ़ी पैसा भी सरकार लगा रही है, कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगहों पर कंजर्वेशन का काम चल रहा है, ज़ोर शोर से चल रहा है। कैफेटेरिया बन रहे हैं, म्यूज़ियम बन रहे हैं, फूड कोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं। इसमें एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र को भी नियुक्त किया जा रहा है जो कि यहाँ एक PPP मॉडल में यहाँ पर अच्छी एक रहने की फैसिलिटी भी बन जाए। यहाँ के पार्किंग की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर पार्किंग का प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, मल्टी स्टोरीड पार्किंग। और यहाँ का जो अप्रोच रोड है उसको तो आपने देख ही लिया, वो काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं है, एजेंसीज काम कर रही हैं और कुछ हमारे वेंडर्स पर काम चल रहा है, वो सब होगा तो मुझे लगता है इसमें अच्छा रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जो बिड के लिए टेंडर निकाला गया है, कोई कंपनी इंटरेस्टेड नजर आ रही है? पहले ट्रांजैक्शन एडवाइज़र लगेंगे, ट्रांजैक्शन एडवाइज़र फिर बिड करके ऐसे कंपनियों में इंटरेस्ट है ज़रूर इधर आएंगे। और यहाँ पर जैसे आपने देखा बीच में एक कोर्टयार्ड है, इसको भी बड़ा अच्छा बनाया जाएगा और डोगरा आर्ट म्यूज़ियम को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा और इंटैक को रोप इन किया गया है ताकि जो भी यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है इसको किस तरीके से ऐसे यूज़ किया जाए कि जो भी यहाँ विज़िटर आएँ उनको एक अच्छी एक्सपीरियंस मिले।
और यहाँ अच्छा खासा समय बिताने को राज़ी हो जाएं। हुए हैं कुछ बिल्डिंग्स तैयार हुई हैं, आपको कुछ और जल्दी होने वाली हैं, बट अभी हर जगह पैसा पूरा मिला है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी जहाँ काम कर रही हैं उनको भी पूछ सकते हैं कि पैसे की कमी है क्या, कहीं पैसे की कमी नहीं। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर में अदालती बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की तरफ एक और कदम के तौर पर अनंतनाग में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान ने रखा है। तकरीब में जिला अनंतनाग के इंतजामी जज जस्टिस विनोद चटर्जी कौल, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनंतनाग ताहिर खुर्शीद रैना और रजिस्ट्रार जनरल शहजाद अजीम के अलावा बुकला और दीगर इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अरबिस्तान ने खिताब के दौरान कहा कि अदलिया का निज़ाम तभी मुयस्सर हो सकता है जब अदलिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी अदलिया में बुनियादी सहूलियात मुयस्सर न हो तब तक इंसाफ की फराहमी बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ साथ में आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज आप सबकी मेहनत से आप सबका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की फाउंडेशन करने हमने रखा अभी, और इसका मुझे मौका देने के लिए खास तौर पे मेरे अजीज दोस्त पुलिस जस्टिस विनोद कौल चटर्जी को। देखिए, डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम तभी इफेक्टिव हो सकता है अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सुविधाएं हो। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर is the part of the system, so ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। मैं अभी देख रहा था इसके प्रपोज प्लान पे, जिसमें 10 कोर्ट के प्रपोजल रखे हुए हैं, और जबकि मुझे बताया गया कि यहाँ एग्जिस्टिंग 8 कोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे हमारा मौजूद है। साथ साथ में जुडिशियल ऑफिसर्स की क्वार्टर्स भी बनने जा रहे हैं, रेजिडेंशियल, और बार चैम्बर्स भी बन रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम भी बन रहे हैं। आपका दोबारा आपका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने मरकजी जो रेलवे वजीर हैं उन्हें एक खत लिखा है। मियां अल्ताफ की जानिब से जो अनंतनाग राजौरी की मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव को एक खत लिखा है, जिस दौरान उन्होंने वंदे भारत जो कि दिल्ली से कश्मीर आने वाले, जो कि अगले साल इसकी शुरुआत होगी, वंदे भारत ट्रेन को, इस सिलसिले में उन्होंने उनसे खत लिखकर मुतालबा किया, मांग की है कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के अंदर इसका एक स्टेशन बनाया जाए जो कि स्टॉपेज होगा, जहां पर ट्रेन रुकेगी, वंदे भारत ट्रेन बाज़ाब्ता तौर पर वहां रुकेगी, ताकि जो जनूबी कश्मीर के 4 अजला जिनमें शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिले जो अजला 4 अजला है, वो वहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पर अगर उसका एक स्टॉपेज हो जाए, उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो मरकजी वज़ीर रेलवे है अश्वनी वैष्णव, उन्हें एक ख़त लिखकर इस हवाले से मुतालबा किया कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के अंदर इस हवाले से एक स्टेशन कायम किया जाए, एक वंदे भारत ट्रेन के लिए एक स्टॉपेज बनाया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। इससे पहले कल लोकसभा के अंदर ऐवान के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्ला मेहदी हसन है, उनकी जानिब से भी ऐवान के सामने बात रखी गई है, और उसके साथ साथ ही आज सुबह भी जो मेंबर असम्बली जो
पहलगाम के हैं अल्ताफ कुल्लू, उनकी जानिब से भी हुकूमत से अपील की गई है, मांग की गई है कि अनंतनाग के अंदर एक वंदे भारत ट्रेन के लिए एक स्टॉपेज कायम किया जाए, एक ट्रेन स्टेशन जहां पर वंदे भारत ट्रेन रुकेगी ताकि जनूबी कश्मीर के लोगों को फायदा मिले। बढ़ते आगे बात अब जरा चंगमरग की भी करते हैं। डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने आज तमाम सब डिविजनल इंतजामिया गुलमर्ग और डीडीसी मेंबरान और अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत की है ताकि सब डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया जा सके। मीटिंग में एडीसी ने माली साल 2024-25 के दौरान मुख्तलिफ शोबों के तहत किए जाने वाले तरक्याती कामों में हासिल होने वाली पेशरफ्त के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन पेश की है। जायजा मीटिंग में हर मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लेने, किसी भी चैलेंज या ताखीर की निशानदी करने और उनके नफाज और तकमील की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस दौरान चेयरपर्सन ने आरएनपी और दीगर महकमों की तरफ से शुरू किए गए कामों का भी जायजा लिया गया और अफसरान को हिदायत दी गई है कि तमाम मुख्तस करदा कामों को मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। इजलास के दौरान सफीना बेग ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि कामों में ताखीर का वाली ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो प्लान हमने पिछले साल बनाया, एक तो उसके बारे में हमने रिव्यू करना, ये जो पूरा हमारा सेशन जो है ये इलेक्शंस में चला गया जिसकी वजह से काफ़ी जो है काम स्लो हो गए। एक तो उसके बारे में अपडेट लेना था तमाम डिपार्टमेंट्स का, जो हमने नाबार्ड में पिछली बार प्रोजेक्ट भेजे थे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे कौंसल से जो प्रायोरिटीज़ फिक्स हुई, जो प्रायोरिटीज़ हमने दी नाबार्ड प्रोजेक्ट्स की, उसके बारे में था। इसके मज़ीद जो बिजली में पैसा दिया है, हमने बहुत ज़्यादा पैसा कौंसल ने इस बारी जो है पीडीडी वालों को दिया है। इसी तरह आरडीडी के जो काम रुके हुए हैं, तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स का बहुत सारे इशूज़ यहाँ आए जिन्हें हल करने की ज़रूरत है, जो कि सेक्रेटरी लेवल पर हल होंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कौंसिल की तरफ से कि हम चीफ सेक्रेटरी को लिखें, जो यहाँ पर बिजली का हमें बताया गया कुछ एक दो मेजर इश्यूज़ हैं, आपके हॉस्पिटल के हैं, इसी तरह आपके एक पानी का एक क्राइसिस है, एक मेजर क्राइसिस है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पर गुलमर्ग आप जानते हैं, यहाँ पे बहुत लोगों के रोज़गार का मसला है, वो इश्यूज़ भी हमारे सामने आए जो कि हमें डायरेक्टर टूरिज्म से भी बात करनी पड़ेगी ताकि गुलमर्ग का ख्याल रख के। तो एक रिव्यू मीटिंग थी और हमारे पास तो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास टूरिज्म है और एग्रीकल्चर है। तो टूरिज्म पे हमें अगर अपने लोगों का सबसे पहले तो रोज़गार देखना है गुलमर्ग का ख्याल रखते हुए, तो करूँगी मैं जो मेरी नोटिस में बातें हैं लोगों के सामने। हमने कोशिश की, अपने जो हमारा मैंडेट था, अपने मैंडेट के मुताबिक उससे और रिजॉल्व भी हुए, चाहे हर सेक्टर में काम हुआ। हम पॉलिटिक्स सिर्फ इस क्रिटिसिज्म के लिए नहीं करते हैं कि भाई हम क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, वो हमारी पॉलिटिक्स नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स थी लोगों के मसले मसाइल हल करने, और मुझे लगता है मेरी सेटिस्फाई विद माई ऑल कोलीग्स जो मेरे काउंसिल के हैं, सब वर्क कोलीग थे, बड़े हार्ड वर्किंग थे, बड़ा पैशन था। तो इसलिए हमारी जो काउंसिल है, बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हाईवे से लेके मतलब 20-22 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारा। एक डोडा पुलिस की जानिब से आज टाउन हॉल डोडा में पुलिस पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया है, जिसमें एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की, जबकि सिविल सोसाइटी, दुकानदारों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस दरबार में शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने इलाके के कई मसाइल एसएसपी के नोटिस में लाए, जिनमें मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल, ट्रैफिक जामिंग और दीगर बुनियादी मसाइल शामिल थे, जिसके बाद ही एसएसपी डोडा ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि वो उनके बेहतरी के लिए जिला में काम करेंगे और इलाके की बेहतरी के लिए उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो पुलिस को अपना ताउन फराहम करें। मुश्किलों का हल ढूंढा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद ही जो है ये एक हमारा एक आने वाला इशू था कि हमने पब्लिक से जो है यहाँ पे मुलाकात करनी है, और ये एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी यहाँ सिविल सोसाइटी के साथ हमारी। जनरली लोगों के इश्यूज़ रहते हैं और उन इश्यूज़ का निवारण करने के लिए जो है वो एक डायरेक्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हो, उसके लिए ये पब्लिक मीटिंग बुलाई गई थी। लोगों ने जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे जो हाईलाइट किए हैं और उनका जो है वो ड्यू नोट लिया गया है और कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों में जो है उसका निवारण किया जाए। देखिए, ड्रग्स जो है वो और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें उसके कंपैरेटिवली डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो एनालिसिस हमने किया उसमें वो है वो बहुत ही कम केसेस हैं। बट जिस तरह का जो ये जाल, इसका नेट जो है वो फैल रहा है, उसको जो है कर्व करने के लिए
हमने एक स्पेशल टीम्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करने की जो है वो बनाई है एक स्कीम, और वही जो टीम है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना एक एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स स्क्वाड करके हमने एक टीम बनानी है, जिसमें कि जो है वो यहाँ के चुनिंदा ऑफिसर जो हैं वो उसमें लिए जाएंगे और वो ड्रग्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया का आपके माध्यम से मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है ये दो धारी तलवार है। इसमें जो है वो ये आपको फास्ट और बिल्कुल फ्लॉलेस जो है वो स्पीड तो देती है इंफॉर्मेशन फ्लो करने की, बट एट द सेम टाइम क्या बोलना है और कब बोलना है वो आपको जो है वो बड़े तरीके से जो है वो समझ के बोलना होगा, क्योंकि एक बार वो चीज़ चली जाती है, वायरल हो जाती है, तो फिर उसका जो है वो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो उस पर फिर जो है वो बड़ी सारी एक्टिविटीज़, बड़ी सारी जो है फिर वो अगर अनलॉफुल होगी तो उस पर कोई ना कोई जो है वो लॉफुल एक्टिविटी की जो है वो लॉफुली जो है वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे नए एसएसपी साहब आए हैं उनका वेलकम किया, और हमें अच्छा लगा कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहले जो हमें पब्लिक के साथ बात करनी चाहिए, उनके ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए। तो ये एक अच्छा स्टेप है जिसे मैं मानता हूँ कि जो हमारे एसएसपी साहब ने आते ही यहाँ के लोगों के साथ मिलने का जो है इन्होंने ये सोचा कि इनसे मिलना चाहिए, उनकी जो क्या क्या मुश्किलात हैं उनको सुनना चाहिए। तो जो ज़्यादा बातें हुई अंदर वो यही था कि ड्रग्स के ऊपर बात हुई कि जो यहाँ पर आजकल माशरे में ड्रग्स फैल रहा है, जो एक बीमारी है जो कैंसर से भी ख़तरनाक है, उस पर बात हुई कि उसे कैसे रोका जाए। अब एसएसपी साहब उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो हमारी सिटी की जो एक मेन और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उस पर इनसे जो है कहा गया है कि उस पर अगर किसी तरीके से रोकथाम हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर कोई पेशेंट। डिस्ट्रिक्ट ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर त्राल ने बस स्टैंड त्राल में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक कैंडल मार्च का इनेकाद किया है। कैंडल मार्च में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर त्राल, तलबा, गैर सरकारी तंजीम की टीम के अलावा मकामी लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर शुरका ने मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर काबू पाने और सिविल सोसाइटी के हर फर्द को इसकी रोकथाम के लिए अपनी जिम्मेदारी और अपना रोल अदा करने की तलकीन की है, जबकि वालिदैन को भी अपने बच्चों पर खास तवज्जो देने पर भी जोर दिया गया। आज ये प्रोग्राम या इवेंट करनुक यथ कैंडल लाइट और कैंडल मार्च वनान, तमिक मकसद ये कि यसान अवेयरनेस दिन कम्युनिटी, अवेयरनेस दिन सोसाइटी कि त्रालस मज ड्रग डी एडिक्शन ते रिहेबिलिटेशन सेंटर चलावन युस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थ्रू आमुत एस्टैब्लिश करने। तो ये सन यह काज NGO ऑर्गेनाइजेशन होली एंड सोली अत पे काम करन कि सन सोसाइटी गस ड्रग अब्यूज निश दूर रोजन या सबस्टेंस अब्यूज निश दूर रोजन। सर्वेज वुचमुत कि यूथ इन्वॉल्व, मेल इन्वॉल्व, फीमेल इन्वॉल्व, मगर अमि कैंडल मार्च निश ये मैसेज दिवान लुकन कि देयर इज़ अ होप कि हम रिकवर हो सकते हैं, देयर इज़ अ चांस कि अस गसो रिहेबिलिटेट। लाइफ छन एंड अथी क्या अगर अस कुन ते ड्रगस मज या कुन ते गलत कामि मज इन्वॉल्व गमित, हम ये चांस देते हैं लोगों को, अस ये अवेयरनेस दिवान कि लाइफ छन एंड अथी क्या बल्कि अमि अलाव ति लाइफ। अस हेको रिहैब पनुन पान करित, अस हेको रिहेबिलिटेशन सेंटरस मज असल पे गसित, तो यहिंद सर्विसेज ऑक्युपाई या अप्लाई 100% करित। और अत मज क्या क्या कर, फॉर एग्जांपल अस अगर वन कि अस पन कम्युनिटी पन सोसाइटी अवेयर करान, अमि अलाव काउंसलिंग सेशंस गसान, तमि अलाव कि मेडिकल डिटॉक्स प्रोसेस तत कि अस कित कट करो पन यूथ, पन बय, पन बेन, पन सोसाइटी अमि ड्रग अब्यूज निश दूर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बस चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पे NGO काज NGO इनवाइट कोर्मुत। यम अवेयरनेस प्रोग्राम मैसेज ये कि युस नशे अमि निश रोजो दूर, यह सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पेवान, अत मज सारी सोसाइटी इन्वॉल्व गसान। पत अगर अख बच्चे गस इन्वॉल्व, यह सारी सोसाइटी करान इन्वॉल्व। अजकि यमिक अवेयरनेस मैसेज ये कि नशो निश रोजो दूर। कैंडल मार्च एक्चुअली हम इस वक्त कर रहे हैं काज फाउंडेशन की मदद के साथ, ताकि जो हमारी कम्युनिटी में ड्रग अब्यूज़ है उसके बारे में हम अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं आम लोगों में।
का हमारे एक्चुअली प्रोग्राम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, उसी की वसादत से हम ड्रग अब्यूज़ के बारे में भी स्कूलों में जाके, कम्युनिटीज़ में जाके अवेयरनेस कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे ट्राल में इस वक्त एक ड्रग एडिक्शन सेंटर भी चल रहा है, जिसमें हम जो इस बीमारी में मुब्तला है, जो ड्रग अब्यूज़ में मुब्तला है, उनको वहाँ पर हम एडमिट करके उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश भी करते हैं। बच्चों के लिए मैसेज यही है कि ड्रग्स से दूर रहें, ड्रग्स के पास बिल्कुल मत जाए, ऐसे लोगों के साथ ना मिले जो ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, जो ड्रग्स करते हैं, तो उनके साथ ज़्यादा राब्ता ना रखें। और पेरेंट्स से भी मैं यही इल्तिजा करूँ। गांदरबल प्रेस एसोसिएशन की जानिब से आज इंतखाबात के बाद एक नई बॉडी तश्कील दी गई है। इंतखाबात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के ऑडिटोरियम में मुनक्कद हुई हैं। 10 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 36 वोटों में से एक वोट पोल नहीं हुआ है। अयाज सोफी एसोसिएशन के नए सदर मुंतखब हुए, जबकि दीगर जो मुख्तलिफ ओहदों पर मुंतखब हुए उनमें नायब सदराजा सईद रतर, खजानची बासित फारूक, तर्जमान हादी हिदायत शामिल हैं। नए ओहदे पर मुंतखब होने के बाद सदर सोफी अयाज ने यकीन दिलाया है कि गांदरबल प्रेस एसोसिएशन के जो भी मसाइल और मुतालबे होंगे उन्हें हल कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट है, तजुर्बाकार साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक शौक था यहाँ पे ताकि सारे यहाँ पे जो साहब काम कर रहे हैं एक ही छतरी के नीचे आके यहाँ पे काम करें। पिछले साल हमने यहाँ पे इलेक्शन कर दिए और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर एक बॉडी बनी थी, उसका टेन्योर खत्म हो रहा। आज बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे फिर से इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पे देखा जाए तो सोफी अयाज को यहाँ पे प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया, इलेक्टेड हुए हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट राजा सईद वो यहाँ पे चुने गए हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए यहाँ पे साबिक अली साबिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बने हैं और इसके साथ साथ देखा जाए ट्रेजरर यहाँ पे शाह बासित साहब बने हैं। मेरा यही इन जो ये लड़के हैं, ये जो नई बॉडी है, इन्हें यही ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कमी पेशी रह गई है पिछले साल यहाँ पे जो बॉडी थी उसको पूरा करने की जरूरत है और आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह से इसको निभाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का 4th पिलर सहाफत को कहा जा रहा है। अब यही है कि ये कैसे इस सहाफत को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रिज जो होता है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और जो सहाफ़ी यहाँ पे काम करने वाले होते हैं, इस ब्रिज को ये कैसे अमल में लाएंगे, काम करेंगे इसके लिए, और किस तरह से लोगों के जो मसाइल वो जिला इंतजामिया तक पहुँचाएंगे। और मेरी उम्मीद है कि ये आगे आने वाले समय में ये अच्छा करेंगे ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के सिविल सोसाइटी समाज में ये अपना नाम कमाएंगे और आने वाला समय ही बिल्कुल मैं यकीन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये काम करने वाले हैं बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़ी अच्छी बॉडी है और अच्छी टीम है। आज जो गांदरबल प्रेस एसोसिएशन है, इनके जो इंतखाबात है वो आज अमल में लाए गए हैं। इसकी शुरुआत कुछ यूँ होती है जब पहले जो है नॉमिनेशन पेपर्स के लिए कुछ डेट्स जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। लेकिन नॉमिनेशन पेपर्स के जो डेट्स हैं उनसे पहले हमने यहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी, जिसमें कई एक जो मेंबर्स जो लास्ट ईयर हमारे साथ नहीं जुड़े थे उन्होंने इसमें जो है शिरकत की, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो मेंबरशिप है वो उन्होंने ली और उसके बाद जो इंतखाबात है उनके जो डेट्स है वो अनाउंस किए गए थे और आज जो ये इंतखाबात है ये अमल में लाए गए, जिसमें कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के जो इंतखाबात है वो 4 पोस्टर्स पर हुए थे। तकरीबन 10 कैंडिडेट्स जो है वो इन पोस्टर्स पे अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे थे, लेकिन इसमें जो है सोफी अयाज और प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और उनके साथ साथ राजा सईद रातर जो है वो मौसमी सरमा के आगाज के साथ ही तहसील मंडी के दूर दराज इलाकों में शदीद सर्दी, बारिश और बर्फबारी के दौरान आवाम को मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद का कहना है कि बालन, मिट्टी का तेल और राशन की कमी है। उन्होंने कहा है कि दूर दराज इलाकों की आवाम को बालन लाने के लिए अक्सर पूंछ जाना पड़ता है, चूँकि मंडी तहसील में लकड़ी बालन का कोई भी स्टोर मौजूद नहीं है। आवाम ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि मौसमी सरमा से कबल ये ज़रूरी अशिया फराहम की जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर बात करूं, दूर दराज का इलाका है, यहाँ पर जो है शदीद की सर्दी जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर हमारे काफ़ी अरसे जो है बर्फबारी का जो है सिलसिला भी शुरू रहता है और साथ में बारिशें भी काफ़ी होती हैं यहाँ पर। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि हमारे लोगों को जो है वो बालन की लकड़ी जो हमें आज की डेट में भी जो है वो काफ़ी दूर पुंछ में जाकर जो है वो लानी पड़ती है, हमारे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम आपके चैनल की माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि हमें बालन लकड़ी का डिपो जो है वो मंडी के अंदर, सावजिया के अंदर और लोरन के अंदर जो है वो दिया जाए। पहले हमारे डिपो के ऊपर जो है वो खांड मिला करती थी, लेकिन आज की डेट में वो हमारे गरीब लोगों को फराहम नहीं की जाती है। हम यही गुजारिश करते हैं कि वो लोगों को जो है फराहम की जाए। हम ये गुजारिश करते हैं हुकूमत से और इंतजामिया से कि हमारे लोगों को इस कड़ाके की ठंड में जो है, इस कड़ाके की सर्दी में जो है हमारे लोगों को कैरोसिन ऑयल भी जो है वो फराहम किया जाए।
जैसे कि विंटर आज चल रहा है, हमारे डिपो पे खांड जो है वो नायाब है 6 साल से, और मिट्टी का तेल उसका नामो निशान नहीं है। उसके बाद बालन आता था हमारा यहाँ, जहाँ टाउन एरिया हमारा है, जो जंगल से कटा हुआ एरिया है, तो बालन मिलती थी, वो भी नहीं है। तो हम गुजारिश करेंगे आज आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को कि वो आला हकाम तक हमारी ये जो प्रॉब्लम है इलाके की, इसको जो है वो इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि ये जो आने वाला मौसम सरमा है, इस वक्त बर्फ़ जो है वो पड़ने वाली है, तो ये किसी हद तक जो है लोग मुश्किल का जो है वो शिकार हो सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। हर जगह मिट्टी का तेल, चीनी, राशन, बालन, ये चीज़ें बड़ी है वो लाजमी है। मंडी तहसील जो है ये एक बहुत ठंडा इलाका है, रिमोट एरिया है। यहाँ के दूर दराज जो इलाका जाते हैं वहाँ पर लोगों को सर्दी के दिनों में, सर्दी के ये 2-3 महीनों में बहुत बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तहसील मंडी के अंदर जो है बालन लकड़ का जो है बंदोबस्त और इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़े दूर दराज इलाका जाते हैं, लोरन, सावजियाँ, बेला बाला, वहाँ से पुंछ लोग जाएंगे। जो बालन का डिपो है वो फिलफोर मंडी तहसील के अंदर खोला जाए। इसके साथ साथ जो खांड है वो काफ़ी अरसा से जो है सरकारी डिपो पर गरीब लोगों को खांड बंद है, नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी डिमांड है इलाका जात की, क्योंकि जो पिछड़े हुए इलाका जाते हैं वहाँ पर, जहाँ ना सोलर का सिस्टम है, ना बिजली का कोई तरसीली लाइनों का वहाँ बंदोबस्त है, वहाँ पर जो है कैरोसिन ऑयल की बड़ी ज़रूरत होती है। सिंहपुरा बारामूला में 12 साल कबल डॉक्टरों के लिए महकमे आरएनबी की जानिब से तामीर किए गए रिहायशी क्वार्टर खाली पड़े हैं। महकमे आरएनबी की जानिब से मुकम्मल होने और बिलों की मंजूरी के बावजूद क्वार्टर्स को मुतल्लका हुकाम के हवाले नहीं किया गया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि क्वार्टर्स को अब मंशियात के आदी अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने इस अहाते को मंशियात के इस्तेमाल के मरकज में इसे तब्दील कर दिया है। इलाके के लोगों का कहना है कि बार बार इस मसले को आला हुकाम की नोटिस में बुलाया गया, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है और ना ही इस हवाले से कोई कदम उठाया गया है। और उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए और क्वार्टर मतलूबा डॉक्टरों के हवाले किया जाए। बोलना 15-16 साल हो गए हैं इसको इस तरह नाकम्मल छोड़कर, तो इसकी ये इतनी गंदी हालत होगी कि यहाँ खड़े होते भी इंसान बीमार होता है। जब ये एक सीधी बात है कि एक आदमी आएगा यहाँ खड़ा होगा, उसको बीमारी का डर है, साथ ही इसके नज़दीक हॉस्पिटल है। जो हॉस्पिटल में स्टाफ रहता है उनका क्या हाल होगा, वो अपने आप को बचाएंगे कि लोगों को बचाएंगे? पहले स्टाफ है ही नहीं यहाँ पर। तो ऐसी आपको अगर हम बताएंगे तो सिंहपुरा में और 2-3 बिल्डिंगें भी हैं, एक स्कूल, हाई स्कूल है, वहाँ भी इसी तरह गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट किया है, पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई पूछे तो कम से कम ये तहकीकात करे कि भाई ये पैसा हमारा ज़ाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ने घर से लाया है, ये हमारा खून है, ये हमारे खून पसीने की कमाई है जो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट ये बिल्डिंगें वगैरह ये बनाती है, फिर इनकी तबाही करती है। और आप देख लें इस बिल्डिंग के हालात क्या है, वो कुत्ता मरा पड़ा है, वो देखो गंद कितनी है। यहाँ हॉस्पिटल वालों को चाहिए था इसका निज़ाम जो है इसको हाथ में लेना, जिस तरह ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिम्मेदारी को कोई समझता ही नहीं है। बिल्डिंग को मुझे लगता है इस तरह पड़े हुए 10 से 15 साल हो गए, ऐसे ही यानी इनकम्प्लीट पड़ी हुई है। तो इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी राउंड अबाउट मुझे लगता है 40 to 50 लाख की करीब होनी चाहिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो मगर ये लोगों का पैसा जो है, ये हमारा भी पैसा है, तो ये वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने ना तो किसी ने आके इसकी हैंड ओवर या टेक ओवर किया है, किसी ने कोई आके इसका कोई सान ही नहीं लिया है कि ये जो नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का ताज़ा शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।